हेलो बच्चों, हमने जहाँ पाठ को छोड़ा था कि 1940 के अंत में हिटलर अपनी ताकत के शिखर पर था, उससे आगे आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसी का आगे है। अब हिटलर ने अपना सारा ध्यान पूर्वी यूरोप को जीतने के दीर्घकालिक सपने पर केंद्रित कर दिया कि यूरोप का पूर्वी हिस्सा हम जीतेंगे। वह जर्मन जनता के लिए संसाधन और रहने की जगह का इंतजाम करना चाहता था। जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला कर दिया। यह हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी। सोवियत संघ माने रूस। इस आक्रमण में जर्मनी पश्चिमी मोर्चा ब्रिटिश वायुसैनिकों के बमबारी की चपेट में आ गया, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सोवियत सेनाएं जर्मनों को नाके चने चबवा रही थीं। सोवियत लाल सेना ने स्टालिनग्राड में जर्मन सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सोवियत लाल सैनिकों ने पीछे हटते जर्मन सिपाहियों पर आखिर तक पीछा किया और अंत में वे बर्लिन के बीचों बीच जा पहुंचे। इस घटनाक्रम ने अगली आधी सदी के लिए समूचे पूर्वी यूरोप पर यूरोपी सोवियत वर्चस्व स्थापित कर दिया। माने वो जब आधी जर्मनी तक पहुंच गया तो उसका हौसला और बढ़ गया और वो क्या प्रयास करने लगा और उसका दबदबा कायम हो गया पूर्वी यूरोप पर। देखा जाए तो अमेरिका इस युद्ध में फंसने से लगातार बचता रहा। अमेरिका पहले विश्व युद्ध की वजह से पैदा हुई आर्थिक समस्याओं को दोबारा नहीं झेलना चाहता था, लेकिन वह लंबे समय तक युद्ध से दूर भी नहीं रह सकता था। पूरब में जापान की ताकत फैलती जा रही थी। उसने फ्रेंच इंडो चाइना पर कब्जा कर लिया था और प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसैनिक ठिकानों पर हमले की पूरी योजना बना ली थी। जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया और पर्ल हार्बर अमेरिका का एक हवाई अड्डा है तो उस पर अमेरिकी ठिकानों को बमबारी का निशाना बनाया गया। बंदरगाह है एक्चुअली पर्ल हार्बर। तो अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा और यह युद्ध मई 1945 में हिटलर की पराजय और जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिकी परमाणु बम गिरने के साथ ही ख़त्म हुआ। जब अमेरिका के पर्ल हार्बर सैनिक अड्डे पर जापान ने हमला कर दिया तो निश्चित है अमेरिका उसके बचाव में आया और उसने जापान पर परमाणु बम दाग दिया और इसी के साथ ही युद्ध भी खत्म हो गया। दूसरे विश्व युद्ध के संक्षिप्त ब्यौरे के बाद अब हम एक बार फिर हेलमुट और उसके पिता की कहानी वापस लौटते हैं। यह युद्ध के दौरान नाजी जुल्मों की कहानी थी कि युद्ध के दौरान नाजियों ने कैसे जर्मनी की जनता पर जुल्म किए थे। क्या था उनका विश्व दृष्टिकोण देखें हम। नाजियों का विश्व दृष्टिकोण। नाजियों ने तो अपराध किए थे, वे खास तरह की मूल मान्यताओं पर एक खास तरह के व्यवहार से संबंधित थे। नाजी विचारधारा हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का पर्यायवाची थी। इस विश्व दृष्टिकोण में सभी समाजों को बराबरी का हक नहीं था। वे नस्ली आधार पर या तो बेहतर थे या कमतर थे। माने वहाँ भी नस्ल के आधार पर ऊंचे और नीचे होते थे, माना गया था जर्मनी शासन में। इस नज़रिए में ब्लांड नीली आँखों वाले नॉर्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपरी और यहूदी सबसे निचले पायदान पर आते थे। यहूदियों को नस्ल विरोधी यानी आर्यों का कट्टर शत्रु माना जाता था। बाकी तमाम समाजों को उनके बाहरी रंग रूप के हिसाब से जर्मन आर्यों और यहूदियों के बीच में रखा गया था। हिटलर की नस्ली सोच चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों के सिद्धांतों पर आधारित थी। मतलब वो नस्ल के मामले में कट्टर सोच रखता था और ये सिद्धांत किसने? चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों ने भी प्रस्तुत किए थे। डार्विन प्रकृति विज्ञानी थे जिन्होंने विकास और प्राकृतिक चयन की अवधारणा के जरिए पौधों और पशुओं की उत्पत्ति की व्याख्या का प्रयास किया था। बाद में हर्बर्ट स्पेंसर ने अति जीवता का सिद्धांत सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, माने जो ताकतवर होगा वही इस समाज में जी पाएगा, जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा, यह विचार दिया। इस विचार का मतलब यह था कि जो प्रजातियां बदलती हुई वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकती हैं वही पृथ्वी पर जिंदा रहती हैं।
यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि डार्विन ने चयन के सिद्धांत को एक विशुद्ध प्राकृतिक प्रक्रिया कहा था और उसमें इंसानी हस्तक्षेप की वकालत कभी नहीं की। लेकिन नस्लवादी विचारकों और राजनेताओं ने पराजित समाजों पर अपने साम्राज्यवादी शासन को सही ठहराने के लिए डार्विन के विचारों का सहारा लिया। नाजियों की दलील बहुत सरल थी, जो नस्ल सबसे ताकतवर है वह जिंदा रहेगी, कमज़ोर नस्लें खत्म हो जाएंगी, आर्य नस्ल सर्वश्रेष्ठ है, उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी है, ताकत हासिल करनी है और दुनिया पर वर्चस्व कायम करना है। हिटलर की विचारधारा का दूसरा पहलू लेबेंसराउम या जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा से संबंधित था। वह मानता था कि अपने लोगों को बसाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करना ज़रूरी है। इससे मात्र देश का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और नए इलाकों में जाकर बसने वालों को अपने जन्म स्थान के साथ गहरे संबंध बनाए रखने में भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। हिटलर की नज़र में इस तरह जर्मन राष्ट्र के लिए संसाधन और बेसाफ शक्ति इकट्ठा की जा सकती थी। पूरब में हिटलर जर्मन सीमाओं को और फैलाना चाहता था ताकि सारे जर्मनों को भौगोलिक दृष्टि से एक ही जगह इकट्ठा किया जा सके। पोलैंड इस अवधारणा को पहली प्रयोगशाला बना। बस आज के लिए